हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की लेक्चर सीरीज में। आज है हमारा लेक्चर नंबर 22, ठीक है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। मुझे आज भी पूरी उम्मीद है आपने होमवर्क नहीं किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ये था, I1 और I2 की कुछ वैल्यू दी हुई थी और आपको जो है इसके बारे में कुछ कमेंट करना था, ठीक है। कौन सा लैग कर रहा है, कौन सा लीड कर रहा है, लीडिंग और लैगिंग क्या होता है, ठीक है। ये ऐसा कुछ I1 I2 के बारे में आप लोगों को कमेंट करना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें, ठीक है, मैंने आपको कहा था सिंपली, अगर आपको कुछ भी अगर ये आइडिया नहीं है और आपको पता है कि अगर आपके पास जो है कोई चीज़ है, एक IA है, IA सपोज आपकी है, आगे कुछ भी उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है। सपोज मैंने कहा A sin ओमेगा टी, ठीक है। और आपके पास एक IB है, आगे मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, B sin ओमेगा टी प्लस फाई है, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक इस तरीके की दो वेव फॉर्म है तो आप जो है डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। इस तरीके की दो वेव फॉर्म है तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं कि आपका IB जो है IA से लीड कर रहा है। कितने डिग्री लीड कर रहा है? 5 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। क्या लिख सकते हो आप? IB इज लीडिंग बाई IA, ठीक है। IB इज लीडिंग बाई A एट 5 डिग्री, ठीक है। 5 डिग्री जो है, C हटा दीजिए, 5 डिग्री जो है लीड कर रहा है, ठीक है। अब सिमिलरली यहीं पे जो है अगर आप कलाकारी करें, इसी क्वेश्चन में जो है मैंने क्या किया, अब मैंने थोड़ा सा चेंज करा, ठीक है। इस चीज को आपने नोट कर लिया होगा। मैंने अब कर दिया है यहाँ पे प्लस की जगह लगा दिया है मैंने यहाँ पे माइनस साइन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं, इसको रिवर्स समझ लीजिए। अब क्या हो जाएगा इस केस में, IB क्या कर रहा है आपका, IB ओमेगा टी से -5 हो गया है। ओमेगा टी से -5 हो गया मतलब ओमेगा टी से 5 पीछे हो गया। तो क्या हो गया है, IB इज लैगिंग बाई IA, ठीक है। IB जो है IA से लैग कर रहा है कितने डिग्री, बाय 5 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा जो है और तरीके से इस वाले स्टेटमेंट को अगर समझे हल्का सा, तो आप क्या करते थे, किसी दोनों में से आपको लैगिंग और लीडिंग कमेंट करने के लिए आपको दोनों में से क्या चीज चाहिए, एक चीज आपको रेफरेंस लेना है, ठीक है। रेफरेंस ठीक उस तरीके से होता है जिस तरीके से जो है आपको अगर कमेंट करना है कि आप क्लास में फर्स्ट आए हैं, तो क्लास में फर्स्ट आने के लिए आपको पहले क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी कि भैया आप जो है अपनी घर वाली क्लास में फर्स्ट आए हैं या स्कूल वाली क्लास में फर्स्ट आए हैं या कोचिंग वाली क्लास में फर्स्ट आए हैं या कहीं भी आप फर्स्ट आए हैं, ठीक है। तो रेफरेंस लेने के लिए अगर मेरे को IA और IB में यहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है, आपको कोई एक क्या लेना है, रेफरेंस लेना है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज आप यहाँ पे दोबारा से समझिए, साइन ओमेगा टी, ये टर्म्स अगर दोनों में सेम है तभी आप जो है इन दोनों के लैग लीड के बारे में कमेंट करोगे, ठीक है। ओमेगा टी वाली टर्म्स, ठीक है। -5 उसके आगे फेजर कुछ भी है उसके बारे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 5 1 हो जाए 5 2 हो जाए उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको दोनों में से एक रेफरेंस लेना है। आपकी मर्जी है, आप रेफरेंस कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया IA, ठीक है। रेफरेंस आपने लिया, ये इस तरीके से आपने कहा ये IA आपका यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप IA जो हम अभी जो रेफरेंस ले रहे हैं, हम फेजर बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं केवल एंगल के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं, ठीक है। आप कहेंगे कि A का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, B का ज्यादा है, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे फेजर के बारे में कमेंट करना है तो मैं फेजर की बात करूंगा जब कभी बात करेंगे, जब मुझे जो है मैग्नीट्यूड के बारे में कमेंट करना होगा, ठीक है। आपका IA यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब IA कि फेजर में अगर आप देखिए, इसमें क्या है, साइन ओमेगा टी है। अगले वाले केस में क्या है, उस साइन ओमेगा टी में आपको माइनस क्या करना है, फाई एंगल आपको माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए, जब आप ऐसे जाते हो, ठीक है, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप जो है एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो आपका एंगल पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जब आप जो है क्लॉकवाइज जाते हो तो एंगल आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, इसको गांठ बांध लीजिए। पूरी मशीन हम पढ़ने वाले हैं, हर चीज में हमको जो है आगे AC में पूरी एनालिसिस हम करने वाले हैं, तो इस चीज को जो है आप थोड़ा सा गांठ बांध लीजिए। ये चीज आपको आनी ही आनी है, समझ लीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो देखो, आपके पास पटरी प्रकार तो देखा होगा, चांदा देखा होगा। चांदे से हम लोग 30 डिग्री का एंगल बनाते थे, तो कैसे बनाते थे, ऐसे लाइन खींचते थे, D पे देखते थे 30 डिग्री, ये आपका एंगल बन गया 30 डिग्री। कैसे गए आप एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज जो है एंगल को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब आपने आई ए मान लिया, ठीक है, आई ए आपने ये फेजर इसका ड्रॉ कर दिया। अब इस साइन ओमेगा टी से आपको कितना डिग्री घटाना है, मुझे 5 डिग्री कम करना है। तो 5 कम करना है तो नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये आपका आई बी यहाँ पे हो जाएगा और ये एंगल आ गया आपका 5, ठीक है। अब देखिए आप, अब आपको जो है लैग और लीड के बारे में कमेंट करना है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं लैग की, लैग का मतलब है पीछे रहना। कौन पीछे रह गया इसमें, आप देखो यहां देखें अगर, तो आपका आई बी पीछे रह गया है किससे, आई ए से। तो आप लैग के बारे में इसका जो कमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, आई बी इज लैगिंग फ्रॉम आई ए। आई बी जो है आई ए से लैग कर रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा सा ही बात कर रहे हैं लीड की, ठीक है, लीड का मतलब इन दोनों में लीड में कौन है, लीड में आई ए है क्योंकि वो पहले आ गया, आई बी उसके बाद में आया। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पे, आप लिख सकते हो आई ए इज लीडिंग, किससे लीडिंग कर रहा है, आई ए इज लीडिंग फ्रॉम आई बी, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप जो है कमेंट कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब इस वाली प्रॉब्लम को दे देते हैं, देख लेते हैं, जो आपको जो है कल हमने होमवर्क के लिए दी थी और आप लोगों ने वो होमवर्क नहीं किया, ठीक है। चलो अब यहां पे आ जाइए, सबसे पहली चीज क्या करना है, आपको रेफरेंस लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है रेफरेंस लिया साइन 317 टी को मैंने वो लिया, क्या, एक रेफरेंस लिया मैंने, ठीक है। अब साइन 317 टी में आपको क्या करना है, अगर आपको आई ए ड्रॉ करना है, ठीक है, आई ए आई वन इस केस में है, आई वन कितना है, पहली चीज आई वन माइनस में है, ठीक है, -4 उसके मैग्नीट्यूड में आ गया है। तो जाहिर सी बात है अगर साइन इधर है तो अगर आपने जो है ये अगर बीच में जो है कोऑर्डिनेट अगर हम खींचें यहाँ पे, तो आपका जाहिर सी बात है I1 आपका इस तरफ I1 नहीं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस साइन 317t होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपने बता दिया। अब आपको क्या करना है, इस -317t में कितना डिग्री ऐड करना है, 55 डिग्री ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, अगर आप कैसे जाना है आपको, इससे आपको कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तभी तो एंगल प्लस में आता है। तो यहां से देखिए, अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, बताइए। एंटी क्लॉकवाइज इस केस में ऐसे होगा ना, आप ऐसे जा रहे हैं, इसको आपने रेफरेंस माना है तो आप ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे। तो आप जो है यहां से कितना, यहां कहीं पे आपका जो है I1 आने वाला है, ये एंगल कितना है 55 डिग्री, ये आपका I1 आ गया यहाँ पे। चलिए ठीक है, आपको ये तो पता होगा, ये जो है इसके सराउंडिंग से पूरा ये 360 डिग्री का एंगल बनता है, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया तो एंगल 90, ये एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ठीक है, ये 55 डिग्री यहाँ पे हो गया। चलिए अभी आप जो है थोड़ा बहुत जो है हल्का हल्का जो है अभी आपको हल्का हल्का आइडिया आया है, ठीक है। अब आप देखिए I2 के बारे में देखिए, I2 कहाँ पे आपका है, I2 को आपको ड्रॉ करना है, इससे कितना कम करना है, इससे आपको जो है -65 डिग्री कम करना है। कहाँ से कम करना है, 317 से माइनस हुआ है, ठीक है, इस वाले ओमेगा टी वाली टर्म से। तो आप ऐसे जाओगे, क्लॉकवाइज जाओगे, क्योंकि आपको क्या करना है, एंगल माइनस करना है। तो एंगल माइनस करना है तो यहाँ कहीं पे आप आओगे, ठीक है, और ये आपका जो है I2 आ गया, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, क्या आप ये बीच वाला एंगल निकाल सकते हो, हाँ आप ये बिल्कुल बीच वाला एंगल निकाल सकते हो। ये पूरा एंगल 90 है, तो 65 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया है आपका, निकाल लीजिए कितना हो गया, 25 डिग्री। चलिए, और ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल 90 है, 55 डिग्री यहाँ आ गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 35 हो गया, 35 डिग्री, ठीक है। चलिए अब आप जो है I1 और I2 को देख के बता सकते हैं, I1 और I2 के बीच कितने डिग्री का एंगल आया। आप लिख सकते हैं इसको, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये और ये आपका क्या है, ये आपका I2 है, ये आपका I1 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो एंगल आ गया है, इन दोनों के बीच का एंगल आप देखिए, ये हो गया 40 और 20 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया है। अब जो है हम एक नई टर्म्स की बात करने वाले हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ये चीज़ जो है अब आगे बहुत परेशान करने वाली है, वो चीज़ है पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर के बारे में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए, और जाहिर सी बात है ये तो पता होना ही चाहिए, बहुत जगह इंटरव्यू में पूछा जाता है और इसके बारे में बहुत चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। तो पावर फैक्टर होता क्या है, ठीक है।
समझिए, आपका सपोज कोई एक वोल्टेज है, एक करंट है, ठीक है। वोल्टेज और करंट, इन दो चीज़ों के बारे में ही जनरली एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा, उन दोनों के बारे में ही बात करेगा, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, ये सपोज मेरा कोई करंट का फेजर आया और ये कोई मेरा वोल्टेज का फेजर आया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा उस एंगल को सपोज मैंने कह दिया फाई, ठीक है। तो आपका पावर फैक्टर होता है एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है उसका अगर आप कॉस ले लो तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी, वो चीज मेरी पावर फैक्टर कहलाती है। क्या चीज हो गई ये पावर फैक्टर? एंगल ऑफ कॉस, ठीक है, कॉस बिटवीन वी एंड आई, ठीक है। V और I के बीच का जो मेरा एंगल है, ठीक है, उसका कॉस अगर मैं ले लूं तो मेरा क्या निकल के आता है, वो मेरा पावर फैक्टर निकल के आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए, इस पावर फैक्टर के बारे में भी हमें चीजें कमेंट करने के लिए कुछ चीजें रेफरेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपका जो ये पावर फैक्टर आएगा ये कुछ इस तरीके का आएगा, ये तो आप कहेंगे ये पावर फैक्टर आपका लैगिंग है और लीडिंग है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कमेंट करने के लिए मुझे क्या करना है, अब जो आपका जो रेफरेंस रहेगा टेक, ठीक है, आपको रेफरेंस क्या लेना है, रेफरेंस आपको हमेशा वोल्टेज को लेना है, ठीक है। आप जब वोल्टेज को आप रेफरेंस ले लेंगे उसके बाद आप देखिए यहाँ पे अगर वोल्टेज रेफरेंस आपने लिया तो वोल्टेज के कंपेयर में आप यहाँ पे थोड़ा आई के बारे में जरा कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर मैंने वोल्टेज को रेफरेंस लिया, आई के बारे में मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो आप कैसे जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ ऐसे, कैसे, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं। मतलब मुझे पता चल रहा है आई जो है V से लीड कर रही है, कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो आपने क्या कहा यहां पे, मैंने कहा आई इज लीडिंग फ्रॉम V बाई 5 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में जो है आपका जो पावर फैक्टर आएगा वो वोल्टेज और करंट के बीच का कॉस आएगा, साथ में वो किस नेचर का होगा, वो साथ में लीडिंग नेचर का होगा, ठीक है। समझ गए, यहां पे जो है आई इज लीडिंग फ्रॉम V को आपने रेफरेंस लिया, V के रेफरेंस में आपने I के बारे में कमेंट किया, तो क्या करना है आपको, V को रेफरेंस लेना है और I के बारे में कमेंट करना है, वही चीज जो है आपकी पावर फैक्टर में चलेगी, ठीक है। अभी जैसे जैसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इस V और I के बीच जो ये फाई है, इस फाई की जो है मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है, ठीक है। क्या चीज, V और I के बीच जो है, जो फाई जो आपका एंगल आएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है, ठीक है। अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं 90 डिग्री क्यों होती है, जब हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे आगे फिर आपको पता चल जाएगा, जब हम पैसिव कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये फाई मैक्स आपका कितना हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। और आपका जो है फाई मिनिमम, इन दोनों के बीच मिनिमम कितना हो सकता है, दोनों सेम आ जाए। अगर V और I दोनों एक साथ हो गए तो उस केस में कितना हो गया आपका 0 डिग्री, ठीक है। तो जब आपका इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है, ठीक है। तो cos 90 आपका कितना हो गया है, cos 90 हो गया है आपका, उस केस में cos 5x के केस में आपका हो गया है 0, ठीक है। और इस केस में आप देखिए cos 0, cos 5 मिनिमम, cos 0 हो गया है आपका 1। तो आपकी यहां से आपको पता चल गया आपके पावर फैक्टर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, आपके पावर फैक्टर की वैल्यू 0 से 1 के बीच ही होगी, ठीक है। तो यहां से अब आप क्या क्या चीजें कमेंट कर सकते हैं, आप जो है कमेंट कर सकते हैं पावर फैक्टर के बारे में, वो लैगिंग नेचर का है, लीडिंग नेचर का है, पहली चीज। और दूसरी चीज, उसकी जो है मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। 1 से ज्यादा आपका कभी भी पावर फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि वो एंगल ऑफ कोसाइन होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, इन दोनों के बीच के एंगल का कॉस, ठीक है। तो यहां पे जो है हमने हल्का हल्का जो है आइडिया यहां पे अब हमने देख लिया है, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रैक्टिकली कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जो हम अब क्या करेंगे, कमेंट करना शुरू कर देंगे और उनके बारे में जो है हम आगे से कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहला पैसिव कंपोनेंट जो हम यूज करते हैं, रेजिस्टेंस, हमने हर जगह यूज किया है, ठीक है।
तो इसके बारे में जो है हम पावर फैक्टर के बारे में, इसके पावर फैक्टर के बारे में अगर हम लोग आप लोग कमेंट करें तो क्या होता है, ये आपका कोई रेजिस्टेंस है, अगर आपने इसकी वैल्यू कही है R है और यहाँ पे ये इसका टर्मिनल है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपने वोल्टेज जो दिया T की फॉर्म में, ठीक है, चूंकि अब हम साइनसोइडल के बारे में ही बात कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे जो दिया वो दिया आपने Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है, आपने ये वोल्टेज इसके यहाँ पे दिया, ठीक है। देखिए ये जो है कैसा वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है। तो इसको जो है अब आप कैसे लिखेंगे, इसको जब मैं बनाऊंगा तो आप जो है एसी वाले जो वोल्टेज सोर्स रहेंगे वो कुछ आप इस तरीके के बनाएंगे। पहली चीज आप क्या है, इसमें अल्टरनेटिंग दिखा रहा है क्योंकि आपको इसको दिखाना है Vm साइन ओमेगा टी। कैसे दिखाना है, तो आप जो है इस फॉर्म में आप जो है कोई भी एसी सोर्सेज रहेंगे आप उसको इस तरीके से दिखाएंगे। अंदर जो है ये एसी का सिंबल एक साइनोसोइडल वेव इसके अंदर बनाई हुई है, ठीक है। अब आप जो है क्या आप यहाँ पे जो है IT की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है V इक्वल टू आई आर, क्योंकि ओम्स लॉ तो हमारा चलेगा यहाँ पे भी, ओम्स लॉ जब हमारा यहाँ पे भी चलेगा तो आप जो है IT की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो IT की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R, तो आप लिख सकते हैं VT अपॉन R, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से VT की वैल्यू रखिए, तो जैसे ही आप जो है VT की वैल्यू रखेंगे वो है आपकी Vm साइन ओमेगा टी अपॉन R, ठीक है, क्योंकि एंगल के अंदर डिवाइड होगा नहीं, हाँ इस तरीके से डिवाइड होगा। क्या है, ये आपकी मैथमेटिक्स है, ठीक है। चलिए अब जो है मुझे हल्का हल्का जो है इसके बारे में कमेंट करना है, इन दोनों के बारे में मुझे कमेंट करना है कि क्या है इन दोनों के बीच लैगिंग लीडिंग, पावर फैक्टर मुझे बताना है। ये आपने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट लिया, इस सर्किट में भी आपका क्या है, केवल और केवल रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, आपको V पता है, I पता है, अब आपको क्या बताया पावर फैक्टर के बारे में कमेंट करने के लिए आपको रेफरेंस क्या लेना है, आपको रेफरेंस वोल्टेज लेना है, ठीक है। तो आपने यहां पे माना ये आपका वोल्टेज है, इसकी वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। दूसरी चीज समझ लीजिए, यहां पे आपको जब ये आप फेजर बना रहे हैं मतलब आपको इस वाली टर्म से है और इसके आगे के साइन से मतलब है। मैग्नीट्यूड Vm का कुछ भी हो उसके बारे में अभी हमको बात नहीं करनी क्योंकि हम एंगल के बारे में कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बात करें I की, I आपका क्या है Vm R अपॉन साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड देखें Vm साइन ओमेगा टी ऐसा है तो Vm अपॉन R कुछ कम होगा, या ऐसा समझ लीजिए पहली चीज है tan साइन ओमेगा टी, ठीक है। R सपोज आपने माना R है आपका 2, ठीक है। अगर आपका R 2 है तो ये आपका अगर V है तो आपका I क्या हो जाएगा, I आपका हो जाएगा 5 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आप ऐसे Vm साइन ओमेगा टी आगे है तो I वाला यहां कहीं होगा, ये हो जाएगा I आपकी यहां पे आ जाएगी, ये I कितनी हो जाएगी आपकी, ये I जो आपकी I है ये है Vm अपॉन R साइन ओमेगा टी, ठीक है। चलिए अभी आपने करा, अगर I की वैल्यू R की वैल्यू अगर आप 0.5 रख लेते तो पता चलता I आगे चली जाती, ठीक है। मगर मेरे लिए फिलहाल वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपकी यहां से यहां तक ये है आपकी I और यहां से यहां तक ये है आपका V, ठीक है। तो चलिए यहां पे अब आपकी जो है वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म आपकी दोनों आ गई हैं, ठीक है। मैंने फेजर की फॉर्म में बता दिया है। तो अब आप देखिए V और I कहां पे हैं, V और I एक साथ ही हैं, यहीं पे V है और यहीं पे I है, इसे बोलते हैं सेम इन फेज, सेम फेज में है, ठीक है। ये टर्म्स भी आप आगे बहुत यूज करेंगे, ठीक है। आपका V और I आपके कैसे हैं, सेम फेज में है, ठीक है, सेम फेज। ये आप जो है ये टर्म्स लिखते जाइए, आगे यूज होती जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए, अब V और I के बीच एंगल कितना है, V और I के बीच एंगल मेरा 0 डिग्री है, दिख रहा है ना यहाँ पे, यहीं पे ही आपका V है और यहीं पे ही आपका I है, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में तो V और I के बीच एंगल हो गया है मेरा 0 डिग्री। तो आप सेम फेज कब कहते हैं, जब मेरा V और I के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है तो उसे मैं कहता हूं कि मेरा वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। ऐसा आप दो अलग अलग वोल्टेज अगर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है तो आप कहोगे ये दोनों वोल्टेज सेम फेज में है, ठीक है। सेम फेज आप यहां से कमेंट करना सीखे। अब आप देखिए, अगर आपको इस केस में अगर आपको अब क्या निकालना है, आपको निकालना है
पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है? एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है, अगर आप उसका कॉस ले लो तो आपका पावर फैक्टर बन जाता है। तो वोल्टेज और करंट के बीच कितना एंगल है? वोल्टेज और करंट सेम फेज में, मतलब एंगल उनके बीच का 0 है। तो इस केस में आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री। तो हो गया है आपका 1, ठीक है, 1, या इसे आप कहोगे यूनिटी, यूनिटी ही कहते हैं, ठीक है। अब इन टर्म्स को थोड़ा थोड़ा समझ जाइए, क्योंकि ये टर्म जो है आपकी आगे यूज होने वाली है। तो आपका प्योरली रजिस्टिव, जब आपके सर्किट में केवल रेजिस्टेंस था तो उस केस में आपका पावर फैक्टर कितना आया? उस केस में मेरा पावर फैक्टर 1 आया, ठीक है। लैगिंग और लीडिंग के बारे में देखें तो वोल्टेज और करंट आपके एक साथ ही हैं, ना वोल्टेज आगे है ना करंट आगे है। तो आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, बस आप कमेंट कर सकते हैं आपका जो है, अगर आपका प्योरली रजिस्टिव सर्किट है तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा? प्योरली रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर 1 होगा, यूनिटी होगा, ठीक है। और दूसरा, प्योरली रजिस्टिव सर्किट में V और I के बीच एंगल कितना होता है? प्योरली रजिस्टिव सर्किट में V और I के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, ठीक है। इसको फेज एंगल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? V और I के बीच का एंगल, इसे जो है कहते हैं फेज एंगल, ठीक है। तो यहां से एक टर्म नई निकल के आई, फेज एंगल। फेज एंगल क्या होती है? फेज एंगल होती है किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, आपका फेज एंगल कहलाता है। क्या हुआ? फेज एंगल, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। और आपका पावर फैक्टर क्या हुआ? पावर फैक्टर आपका हुआ कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है, आप उसका जो है कोसाइन ले लीजिए, आपका पावर फैक्टर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको बार बार आपको दिमाग में हल्का सा लग रहा है, उसको पावर फैक्टर क्यों कहते हैं, ठीक है। तो जब हम पावर में जब पढ़ेंगे इसको, तो वहां पे मैं आपको अच्छे से इसका एक्सप्लेन करूंगा कि इसको पावर फैक्टर क्यों कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपने प्योरली रजिस्टिव सर्किट के बारे में आपको क्या क्या चीजें पता चली। प्योरली रजिस्टिव सर्किट के बारे में आपको सबसे पहली चीज पता चली, पॉइंट टू पॉइंट वाइज नोट करते जाइए। प्योरली रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर यूनिटी होता है। अगर आपका प्योरली रजिस्टिव सर्किट हो, किसी सर्किट में केवल अगर आपका रेजिस्टेंस हो, तो आपका पावर फैक्टर 1 होता है, यूनिटी होता है, ठीक है। अब बात करें जरा फेज एंगल की, तो आपके प्योरली रजिस्टिव सर्किट में फेज एंगल मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। प्योरली रजिस्टिव सर्किट में आपका जो है फेज एंगल 0 डिग्री होता है, ठीक है। और 0 डिग्री का मतलब वोल्टेज और करंट आपके सेम फेज में होते हैं, ठीक है। तो आप जो है इस चीज को फटाफट से नोट कर लीजिए, तब इसके बाद जो हम अगला और दूसरा बढ़िया वाला पैसिव कंपोनेंट आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर दीजिए, नोट्स अच्छे से बनाते जाइए। जो बोर्ड में एक एक चीज बोली जाती है उसे पाउच करके नोट जरूर कीजिए, ठीक है। आपको मेरी बोली गई बातों को, एक भी बात को मिस नहीं करना है। नोट्स अगर आपको अच्छे तरीके से बनाने हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा पॉसिबल होता है कि मैं चीजें बोल देता हूं, बोर्ड पे नहीं लिखता हूं। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि पूरा का पूरा मैं बोर्ड पे लिखूं, मगर बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं लिख पाता हूं। तो आपको नोट करते जाना है, ठीक है। तो मैं अब जो है इसे मिटा रहा हूं। चलिए, अब जो है आपका दूसरा कंपोनेंट जो मैंने इंट्रोड्यूस किया वो है आपका इंडक्टर। किसे बोलते हैं इंडक्टर? ट्विस्ट फॉर्म ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टर, ठीक है। सपोज जो है L क्या है इसका? L इसका इंडक्टेंस है, ठीक है। अब इसके अक्रॉस जो है आपने क्या किया? इसके अक्रॉस जो है आपने जो है आपको वोल्टेज VL, इसके क्रॉस वोल्टेज अगर आप KVL लगाओगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैंने माना इसके क्रॉस जो करंट है वो IL है, ठीक है। अब आपको इसके केस में पता है VL इज इक्वल टू L DIL/dt होती है, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आता है, ठीक है। तो आप जो है दोनों में से किसी एक चीज को आपको लेना है। मैं क्या कर रहा हूं इस केस में? मैं मान रहा हूं जो मेरी IL है,
आई एल को मैंने माना यहाँ पे आई एल है मेरी आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको रिस्पॉन्स के बारे में बताना है, इसके बारे में कुछ अंदर अच्छी अच्छी बातें कमेंट करनी है, तो मैंने आई को लिया है, ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना मेरे लिए थोड़ा आसान रह जाएगा, इसलिए मैंने लिया है। आप चाहे तो वी एल भी ले सकते थे, आप आई एल निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए अब आपको आई एल पता है, तो अगर आप इस लूप में जो है आप क्या करोगे, आप केवीएल लगाओगे, ठीक है। हल्का हल्का पिछले रेजिस्टेंस के केस में मैंने आपको बताया कि आप जो है कोई आपका एसी वोल्टेज सोर्स रहता है तो आप उसे ऐसे दिखाते हो, ठीक है। अब इसकी पोलैरिटी आप कैसे लोगे, आप भले ही इसे ऐसा दिखाओगे मगर केवीएल केसीएल लगाने के लिए आप इसकी पोलैरिटी ऐसे लेंगे, ठीक है, प्लस और माइनस की फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो यहां पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो VL आएगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं सिमिलरली। यहां पे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब यहां पे जो है मैं इसको KVL KCL की फॉर्म में ही लिखने वाला हूं, ठीक है। आप ऐसे गए, आपने KVL लगाया तो आपका क्या आया, प्लस VL आपका आया। अब आप यहां गए माइनस, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज होता है L DIL बाई DT इज इक्वल टू 0, और आपका ये चीज ही आ गई है, ठीक है। समझ गए यहां पे क्या चीज समझ आई आपको, आप जो है एसी वोल्टेज सोर्स जो लोगे अगर वो आपका इस तरीके से, तो आप उसको पोलैरिटी ऐसे प्लस माइनस की फॉर्म में आप पोलैरिटी देंगे, क्योंकि आपको केवीएल लगाने के लिए कुछ ना कुछ डायरेक्शन चाहिए। एसी के डीसी के केस में तो सिंपल था आपका, इस वाले को आपने प्लस कंसीडर कर दिया, इसको आपने माइनस कंसीडर कर दिया। एसी के केस में आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में कैसे कंसीडर करोगे, तो आपको जो है इस तरीके से जो है प्लस माइनस ही कंसीडर करना है, ठीक है, केवीएल केसीएल लगाने के लिए। क्योंकि यहां पे आपको पता ही नहीं है, अभी जो है ये प्लस माइनस हुई, नेगेटिव साइकिल में ये उल्टी हो जाएगी, फिर पॉजिटिव में फिर ये हो जाएगी। तो एक चीज मान के हमको सर्किट की एनालिसिस करनी है, कुछ ना कुछ चीज को रेफरेंस मानना पड़ेगा, तो आप जो है डायरेक्शन आप ऐसे ही हमेशा लेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो है अब आपका जो है VL आपका यहां से आ गया है, ठीक है। तो चलिए क्या आप अब जो है इस क्वेश्चन में वैल्यू रख के VL की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ मैं VL की वैल्यू निकाल सकता हूं। L D I की जगह पे क्या है, IL की जगह पे आपका है IM साइन ओमेगा टी, और आपको किसके रेफरेंस में से इंटीग्रेशन करना है, डी टी के रेफरेंस में आपको इसको इंटीग्रेशन करना है टाइम डोम में। आप ओमेगा टी के रेफरेंस में भी कर सकते हो, मेरे लिए फिलहाल जो है जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मुझे इन दोनों के बीच का फेज एंगल देखना है, ठीक है। तो VL, ठीक है, आपका IM टी के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो आपका IML तो आ गया है आपका बाहर, ठीक है। अब आप देखिए आपका साइन ओमेगा टी का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, साइन ओमेगा टी का होता है आपका कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और टी की जगह पे क्या आ गया है, ओमेगा टी आ गया, तो उसका डिफरेंशिएशन ये हो गया ओमेगा आ गया, ठीक है। फिलहाल मेरे लिए पीछे वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए फेजर एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इस आगे वाले पोर्शन को, ये जो भी कुछ आया मैंने इसे मान लिया VL इज इक्वल टू A कॉस ओमेगा टी, क्योंकि मुझे इसके बारे में फेजर का कुछ कमेंट करना है, ठीक है। अब आप देखिए अब आपको करना क्या है, आपको पहले भी बताया था, आपको पावर फैक्टर के बारे में यहां कमेंट करना था। आइडियल इंडक्टिव सर्किट आपने लिया जिसमें जो है केवल और केवल आपका इंडक्टर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक रेफरेंस मानना है। मैंने आपको कहा आप रेफरेंस जो है वोल्टेज को ही लीजिए, आप चाहें आप करंट को भी रेफरेंस ले सकते हैं, मगर मैंने आपको अप्रोच बताई है, आपको ये क्लियर रखनी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोनों ही रेफरेंस मान के, मगर मैंने जो आपको कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बताया, आपको हमेशा वोल्टेज को ही रेफरेंस लें, ठीक है। तो आपका VL क्या है, आपने माना कि आपका VL ये है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये है A cos ओमेगा टी, ठीक है। चलिए ये आपके पास दोनों आ गया है, ठीक है। अगर अब आपको बताएं हल्का सा जो है, अगर आप देखें ये आपका अगर साइन ओमेगा टी होता है, तो साइन ओमेगा टी में अगर आप 90 जोड़ते हैं तो आपका कॉस ओमेगा टी आता है, ठीक है। साइन 90 प्लस ओमेगा टी, तो आपका हो गया है कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और यहां पे आपका जो है VL को आपने रेफरेंस ले लिया है, ये फिगर आपके पास यहां पे है। तो कॉस ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी कितना डिग्री पीछे रहता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज पीछे रहता है, ठीक है। तो आपका यहां पे इससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप जो है पीछे आए, ये एंगल हो गया है आपका 90 डिग्री, और यहां पे जो है आपका आ गया है IL, ठीक है। चलिए
अब आपके पास जो है यहाँ पे आपने प्योरली इंडक्टिव सर्किट लिया, VL और IL की जो है आपने यहाँ पे वेवफॉर्म बना दी है, वेवफॉर्म भी बना दी है और आपने फेजर यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे आपका आइडियल इंडक्टिव सर्किट, अगर आपके सर्किट में केवल और केवल इंडक्टर है तो आपका फेज एंगल कितना होता है? फेज एंगल आपको क्या कहा था? वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल आपका फेज एंगल कहलाता है, ठीक है। तो आइडियल इंडक्टिव सर्किट में आपका फेज एंगल होता है 90 डिग्री। कितना हो गया है फेज एंगल? 90 डिग्री। चलिए दूसरी चीज, अब आपको क्या बताना है? प्योरली इंडक्टिव या आइडियल इंडक्टिव सर्किट में आपका जो है क्या चीज? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है आपका? पावर फैक्टर होता है आपका एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल का कोसाइन। एंगल है इन दोनों के बीच का 90, तो cos 90। तो आपका cos 90 कितना होता है? cos 90 तो आपका हो गया है 0, ठीक है। तो यहां से आपको क्या समझ में आया? अगर आपका जो है प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो आपका फेज एंगल 90 होता है और आपका पावर फैक्टर 0 होता है, ठीक है। चलिए और चीज, अब आपको क्या कमेंट करना है? आपको कमेंट करना है किस चीज के बारे में? V और I को देख के कि कौन सा लीडिंग है, क्या लैगिंग है, ठीक है। तो अगर आप देखिए, आपको क्या कहा था? आपको वोल्टेज रेफरेंस लेना है। वोल्टेज से आप करंट की तरफ जा रहे हैं तो आप कैसे जा रहे हैं? आप ऐसे जा रहे हैं। कैसे? क्लॉक वाइज चले गए आप, क्लॉक वाइज, ठीक है। चलिए आप क्लॉक वाइज चले गए, तो क्लॉक वाइज में आपको किस चीज के बारे में कमेंट? अगर आप क्लॉक वाइज जाओगे तो आप जो है लैगिंग के बारे में बताओगे, ये आपको बताया था शुरुआत में। तो यहां पे आप देखिए, पहले आपका VL आया, फिर आपका IL आया, मतलब आपकी IL करंट अक्रॉस इंडक्टर, VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। तो आपकी IL VL से 90 डिग्री लैग कर रही है, ठीक है। तो यहां पे आप जो है वोल्टेज के रेफरेंस में आप कह सकते हो 0 लैगिंग, ठीक है। आपका आइडियल इंडक्टर के अक्रॉस आपका पावर फैक्टर 0 और क्या होता है? लैगिंग होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और आप बहुत अच्छी चीज जो यहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, क्या कमेंट कर सकते हैं? प्योरली इंडक्टिव या आइडियल इंडक्टर आपका सर्किट में है, केवल और केवल इंडक्टर आपका सर्किट में है, तो आपका क्या होता है? करंट लैग, ठीक है। आपका करंट क्या करता है? आपका करंट लैग बाय 90 डिग्री फ्रॉम वोल्टेज। आपकी जो है करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपने रेजिस्टेंस के बारे में देखा था, तो प्योरली रजिस्टिव जो आपने सर्किट लिया था उस समय पे आपका फटाफट बताइए, वोल्टेज और करंट आपके सेम फेज में रहते थे और पावर फैक्टर आपका यूनिटी होता था, ठीक है। अभी आप इंडक्टर आपने पढ़ा यहाँ पे, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपका फेज एंगल 90 होता है, आपका पावर फैक्टर 0 लैगिंग होता है और आपकी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, ठीक है। अब हमने जो है अपने दो पैसिव कंपोनेंट R और L के बारे में हम जो है हल्का हल्का समझ चुके हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं आपके कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। तो ये आपका कोई कैपेसिटर है, ये आपने जो है इसके अक्रॉस जो है कोई आपने वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। और ये इसके अक्रॉस जो करंट आ गई, इसको मैंने कह दिया IC और ये हो गया है VC, ठीक है। और ये अगर C है तो ठीक है, तो आप जो है यहाँ से देख के क्या चीज़ कह सकते हो, आपको पता होता है IC इज इक्वल टू CdVC/dt होता है, ऐसा आपको पता है। और आप यह जो ये बात जो है आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप KVL लगा के भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई है, तो चलिए आपने माना आपका जो है VC है Vm sin ओमेगा t, ठीक है। तो अब आप जो है आपको VC आपका पता है, आप IC की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ, आप IC की वैल्यू निकाल सकते हैं, CdVC की जगह पे आपने रख दिया Vm sin ओमेगा t और ये हो गया है यहाँ पे dt, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो IC की वैल्यू आ गई है C, Vm कुछ नहीं है, ये हो गया है साइन ओमेगा t का
कॉस ओमेगा टी, और ये आ गया यहाँ पे ओमेगा इसके साथ आ गया है आगे। ये पूरे आगे जो मल्टीप्लाई हो रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, क्योंकि जो है मैं अभी कुछ फेजर के बारे में कमेंट कर रहा हूँ, पावर फैक्टर के बारे में कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको मान लिया ये IC, ये A मैंने मान दिया है कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये आपका आइडियल, ठीक है, और या कह सकते हैं प्योरली कैपेसिटर सर्किट के अक्रॉस आपका वोल्टेज और करंट आ गया है, ठीक है। अब आपको जो है इसके पावर फैक्टर के बारे में कमेंट करना है। रेफरेंस आपको बोला हमेशा आप क्या लीजिए, वोल्टेज लीजिए। आपने VC को रेफरेंस लिया, VC आपका कितना था, साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो VC आपका जो है यहाँ पे ये था VM साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब आप देखिए अगर आप साइन ओमेगा टी में 90 डिग्री जोड़ोगे तो आपका कॉस ओमेगा टी आता है, ठीक है। ये आपको पता है साइन ओमेगा टी प्लस 90 आपका होता है कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये तो आप इसको कन्वर्ट कर लिए, या इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, या चाहते हैं आपके कंसेप्ट हमेशा के लिए ध्यान रहें तो आप ये सीधा सीधा याद रख लीजिए, ये 90 है, यहाँ आपका जो है साइन ओमेगा टी होता है, और यहाँ से जो है अगर आप जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए तो आपका कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है। ऐसा हमने इंडक्टर के केस में भी किया था, तो इसे आप याद रख लीजिए। याद भी क्या रखना है, साइन ओमेगा टी प्लस 90 कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है। अब आपने VC यहाँ पे बना दिया, और अब आपका जो है यहाँ पे इससे 90 डिग्री आपका क्या आ गया है, 90 डिग्री जो है मैं आपकी IC आ गई है। अपने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, जब आपके सर्किट में केवल और केवल कैपेसिटर था, तब आपने जो है ये चीज कमेंट करी, ठीक है। चलिए अब आप बताइए क्या चीज पहली पता चली आपको, पहली आपको पता चली इस केस में आपका फेज एंगल कितना आया। आपका फेज एंगल होता है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसे आप फेज एंगल कहते हैं। वो कितना आया इसमें फेज एंगल, इस केस में भी 90 डिग्री आया। अब आप बताइए आपका पावर फैक्टर कितना आया। पावर फैक्टर क्या होता है, एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, या एंगल ऑफ कोसाइन ऑफ फेज एंगल, फेज एंगल का कोसाइन, ठीक है, फेज एंगल का कोसाइन, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखिए, यहां पे आपका वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो यहां से हो गया है आपका cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0, ठीक है। चलिए यहां भी 0 आया, इंडक्टर में भी 0 आया, कुछ तो अंतर आएगा। क्या चीज डिफरेंशिएट करोगे आप, अगर आपको दिया है पावर फैक्टर 0, आप अंतर नहीं बता पाओगे, उसके लिए समझना है, ठीक है। फिलहाल अभी देखिए आपको क्या कहा, आपका वोल्टेज से आप करंट, वोल्टेज को आपने रेफरेंस माना, आप ऐसे जा रहे हो, आप वोल्टेज से करंट की तरफ कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो ना। घड़ी ऐसे ही तो चलती है, उल्टी चलती घड़ी ऐसी है, मैं घड़ी को उल्टा घुमा रहा हूं, आप एंटी क्लॉकवाइज चले गए, ACW, ठीक है। तो आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज जब आप जाते हैं तो आपका क्या होता है, लीडिंग, आप लीडिंग के बारे में आप बात करते हो, ठीक है। तो आप जो है वोल्टेज से करंट की तरफ जा रहे हो, कितना डिग्री, 90 डिग्री जा रहे हो, तो आपका पावर फैक्टर जो भी होगा, cos 90 0 आया, इसके साथ क्या होगा, कैसा होगा, लीडिंग, ठीक है। तो आप यहां से कह सकते हो आपका जो है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में आपका फेज एंगल 90 डिग्री होता है, आपका पावर फैक्टर जो है कितना होता है, 0, लीडिंग होता है, ठीक है। और आप यहां से एक चीज और भी निकल के आ रही है, आपके आइडियल, आपके जो है आपके आइडियल कह सकते हैं, या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में आपकी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करती है, लीड करती है, ठीक है। क्या चीज आप लिख सकते हो, IC लीड बाय VC कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो आपके प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में आपकी करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, ठीक है। चलिए अब जो है आपको मैंने तीनों जो पैसिव कंपोनेंट हमने पढ़े थे RLC, इन तीनों के बारे में यहाँ पे हल्का हल्का आइडिया दे दिया है। अब जो है इनके बारे में जो है हम हल्का सा क्या करेंगे, समराइज करने की कोशिश करेंगे पावर फैक्टर के बेस पे, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट आपका था R। इस R के केस में आपका V और I के बीच का एंगल कितना था, 0 डिग्री था, ठीक है। तो आपका पावर फैक्टर कितना आया, इसमें पावर फैक्टर आपका आया यूनिटी, ठीक है। और इसके साथ क्या चीज आया, आपका वोल्टेज और करंट सेम फेज में थे, VR
एंड आई आर। लिखने में थोड़ा आर लगा के बढ़िया सा लग रहा है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और करंट अक्रॉस रजिस्टर। वी आर एंड आई आर इन फेज। आपका V और R आपके सेम फेज में थे, ठीक है। अब आपका बात करें L के केस में, तो L के केस में आपका V और I के बीच का एंगल कितना था? इन दोनों के बीच का एंगल था आपका 90 डिग्री, ठीक है। और आपका पावर फैक्टर कितना आया था? आपका पावर फैक्टर हो गया cos 90 बोले तो 0, ठीक है। 0 क्या? आइडियल इंडक्टर में आपका वोल्टेज आगे था। अगर मैं वेवफॉर्म बनाऊं, ये आपका V था और ये आपका I था, VL IL, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो आइडियल इंडक्टर में आपका वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे था या करंट आपकी वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे थी, ठीक है। पीछे करंट वोल्टेज को आपको रेफरेंस मान के ही पावर फैक्टर के बारे में कमेंट करना है। तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है, तो आपका 0 लैगिंग हो गया, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो IL इज लैगिंग फ्रॉम VL से कितना? 90 डिग्री, ठीक है, प्योरली इंडक्टिव के केस में। या आप और चीज भी लिख सकते हो, इसी पॉइंट को आप लिख सकते हो A B से जीत रहा है, मतलब B हार रहा है, वही बात लिख दीजिए। VL इज लीडिंग फ्रॉम IL। VL आपका IL से लीड कर रहा है, कितना डिग्री? VL इज लीडिंग फ्रॉम IL 90 डिग्री, ठीक है। बस पावर फैक्टर के बारे में कमेंट करने के लिए आपकी कौन सी चीज है? IL वाली चीज है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है लैगिंग, ठीक है। अब बात करते हैं आपके प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। तो आपका वोल्टेज और करंट के बीच का सिमिलरली यहां पे भी एंगल क्या था? 90 डिग्री था। तो आपका पावर फैक्टर भी क्या आया इस केस में? इस केस में भी आपका पावर फैक्टर 0 आया, ठीक है। मगर अगर आप वोल्टेज और करंट के बीच की वेवफॉर्म यहां पे बनाएं, तो ये अगर आपका जो है IC है, तो आपका जो है वोल्टेज उससे 90 डिग्री लैग कर रहा था, ठीक है। वोल्टेज लैग कर रहा है 90 डिग्री किससे? करंट से। या वोल्टेज करंट 90 डिग्री लीड कर रही है किससे? वोल्टेज से। आपको करंट की फॉर्म में आपको देना था, क्या है आपका इस केस में? IC इज लीडिंग फ्रॉम VC कितना? बाय 90 डिग्री, ठीक है। आपका IC जो है VC से 90 डिग्री आगे है, दिख भी रहा है आपको। आप एंटी क्लॉकवाइज चले गए, इसमें आप 90 और जोड़ोगे तब जाके आप यहां पे पहुंचोगे, ठीक है। या इसी चीज को आप दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हो? VC इज लैगिंग फ्रॉम IC बाय 90 डिग्री, ठीक है। मगर आपको पावर फैक्टर के बारे में कमेंट करना है तो I की फॉर्म में ही कमेंट होगा, IC इज लीडिंग। तो आपका क्या हो गया है? पावर फैक्टर आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर आपका 0 होता है। और किस नेचर का होता है? वो लीडिंग नेचर का होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है प्योरली रजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में हमने देखा और हमने बताया कौन सा जो है क्या लीड कर रहा है और क्या लैग कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहां से पता चल गया है, आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपका करंट लैग करता है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में आपका करंट लीड करता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपको ऐसे फंडामेंटली मैंने बताया। अब आपको हल्का सा शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, तो जो है आप आसानी से याद कर लोगे। ट्रिक बताते हैं, आपने हर किसी से सुना होगा, वो जो है किस चीज की तैयारी कर रहा है? सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो C यहां पे हो गया है आपका कैपेसिटर, ठीक है। ऑयल आपका हो गया है यहां पे इंडक्टर, ठीक है। तो आपके सिविल से आपको पता चला आपका जो है V से क्या है? करंट आगे है। तो आइडियल कैपेसिटिव सर्किट में आपका I क्या करता है? I आपका लीड करता है, ठीक है।
इंडक्टिव सर्किट में आपका V पहले आता है, करंट बाद में आता है, मतलब आपका करंट क्या करता है, लैग करता है। ठीक है, तो आप जो है यहां से भी इसको समझ सकते हैं, आप ध्यान भी रख सकते हैं और आप फटाफट फटाफट कह भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को जो हम यहीं पे खत्म करते हैं और फटाफट से जो है रिमेंबर करते हैं जो हमने आज पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, हमने एक नई टर्म्स आज इंट्रोड्यूस करी, वो थी पावर फैक्टर। उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का कोसाइन आपका पावर फैक्टर कहलाता है। प्योरली रजिस्टिव सर्किट में आपका जो है करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है और पावर फैक्टर आपका यूनिटी होता है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपका जो है वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल 90 डिग्री होता है और वोल्टेज आपका लीड करता है, करंट आपका लैग करता है, या आप कह सकते हैं आइडियल इंडक्टिव सर्किट में आपका पावर फैक्टर लैगिंग होता है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में आपका करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है और आपका एंगल कितना होता है वोल्टेज और करंट के बीच, 90 डिग्री होता है। आपका पावर फैक्टर कितना हो गया, 0 लीडिंग। ठीक है, चलिए इस बात को आज यहीं पे फिनिश करते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, इन चीज़ों को रिमेंबर कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अनपढ़ चैनल के साथ जुड़े रहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए।